नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। मित्रों, हम सभी जो है हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण और इसका अध्ययन हम सभी जो है इसका अध्ययन हम सब डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की जो बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इससे हम सभी अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें अध्याय 1 जो हिंदी भाषा से संबंधित था, इसमें जैसे हिंदी भाषा का स्वरूप है ना, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय, कहने का मतलब नामकरण उसका, हिंदी का क्षेत्र, हिंदी का महत्व और हिंदी की विशेषताएं, ये हम लोगों ने पहला जो है कंप्लीट कर लिया है। हिंदी भाषा से जो जो भी प्रश्न बनते थे परीक्षा में, उन सभी को हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद जो है दूसरा टॉपिक हम लोगों ने जो इसका अध्ययन किया वो किया जो है ध्वनि से संबंधित था। दूसरा क्या था? ध्वनि से संबंधित था। तो ध्वनि के अंतर्गत जितने भी प्रकरण लगे थे, जितने भी टॉपिक थे, उनमें जैसे था वर्ण का स्वरूप, है ना, वर्ण का स्वरूप, फिर हम लोगों ने वर्णमाला को देखा, हिंदी के वर्ण, स्वर और व्यंजन, है ना, अनुस्वार और अनुनासिक। इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा? पंचमाक्षर, है ना, और अनुस्वार को देखा, पंचमाक्षर और अनुस्वार को। ये ध्वनि टॉपिक के अंतर्गत, ध्वनि अध्याय के अंतर्गत ये लगे हुए टॉपिक हैं। और वर्णों का उच्चारण स्थान देखा, बलाघात यानी कि स्वराघात, संगम, अनुतांश, संधि का सामान्य नियम और उच्चारण की विशेष अशुद्धियाँ और उनका निदान, है ना, कहाँ शा और शा का उच्चारण कहाँ करना है, बा और वा का उच्चारण किस तरह से करना है ना, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने सीखा अब तक की क्लास में, व्याकरण से जितने भी क्लासें हुई हैं। अब हम जो इस क्लास में देखेंगे, इस क्लास में हम सभी संधि को देखेंगे। संधि के कुछ नियम हैं और संधि के भेद, संधि के कितने भेद हैं, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, है ना, और उन्हें हम सभी इस क्लास में जानेंगे। और मैं बताना चाहूँगी कि ये क्लास जो है ये सभी के लिए उपयोगी है। सामान्य हिंदी के अंतर्गत जिस भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो या बिहार टीआरई 4.0 हो, किसी भी राज्य का किसी भी राज्य में हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें हम सभी आज जानेंगे संधि। संधि क्या है? संधि के कुछ नियम होते हैं, संधि के कुछ भेद होते हैं, है ना, उन सभी को हम देखेंगे। संधि से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। तो हम सभी देखते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। किसके मेल से? वर्णों के, है ना, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि संस्कृत का शब्द है। किसका है? संस्कृत का शब्द है। दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं, दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं, तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम, ध्यान देंगे, उच्चारण की सुविधा के लिए पहला शब्द है जो, इसका अंतिम, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, ये दूसरा शब्द है तो इसका पहला प्रारंभ, प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं, है ना, पहले का अंतिम और दूसरे का प्रारंभ एक दूसरे से क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं। संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विकार। वर्णों की यह विकारजन्य मिलावट ही क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। साधारण बोलचाल की भाषा में दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है ना। मिलने को, दो वर्णों के मिलने को क्या कहते हैं? संधि। लेकिन उन्हें अलग करने को क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। आगे हम सभी देखते हैं, हिंदी भाषा में संधि द्वारा संस्कृत शब्द लिखने का सामान्य चलन नहीं है। हिंदी में, है ना, प्रायः संस्कृत में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। संधि द्वारा संयुक्त शब्द लिखने का सामान्य चलन नहीं है। पर संस्कृत भाषा में संधि के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि संस्कृत के बहुत से तत्सम शब्द या पद हिंदी में चले आए हैं, है ना, इसीलिए हिंदी व्याकरण में संस्कृत की संधियों और उनके नियमों को भी ग्रहण किया गया है। शब्द रचना से संधियाँ उसी तरह सहायक है, शब्द रचना में संधियाँ उसी तरह सहायक है जैसे उपसर्ग हो गया, उपसर्ग जानते हैं ना, और प्रत्यय हो गया। उपसर्ग प्रायः शब्द के प्रारंभ में लग करके शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, और प्रत्यय जो है प्रायः शब्द के अंत में लगते हैं, है ना, और इसके अर्थ को बदल देते हैं। और समास मतलब संक्षेप, है ना। तो ये सब डिटेल में पढ़ाया गया है, फिर से पढ़ाया जाएगा। हम सभी इसका अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें ये भी आएगा। आगे
देखते हैं हम सभी तो शब्द रचना में संधियाँ उसी तरह सहायक हैं जैसे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ठीक है, संधि के भेद के बारे में जानेंगे। तो संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। पहला क्या है? स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि, तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है, तो आगे हम सभी देख रहे हैं ये कि संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब हम देखेंगे स्वर संधि देखेंगे। तो स्वर संधि के 5 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं? 5 भेद। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। ध्यान देंगे, किसके मेल से? स्वरों के मेल से, इसीलिए स्वर संधि इसका नाम ही पड़ा है। ठीक है, उत्पन्न होने वाले विकार को अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इनके कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। इनके 5 भेद हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। तो संधि के 3 भेद हैं, है ना, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन जो स्वर संधि जो हमारा पहला है, इसका पहला है, इसके जो है 5 भेद हैं, इसके 5 भेद हैं। तो आगे हम सभी देखेंगे एक एक करके, है ना। तो स्वर संधि है, इसके 5 भेदों में जैसे दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, इस तरह से बोलेंगे, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, यण और अयादि। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इस तरह से कितनी हो गई? 5। ये कंप्लीट हो गए। अब इन्हें हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। जैसे इसके कुछ नियम हैं या इनकी परिभाषा है, कभी कभी परिभाषा भी पूछ ली जाती है, प्रायः उदाहरण ही पूछा जाता है, लेकिन परिभाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। परिभाषा हम समझे रहेंगे तो उदाहरण बहुत सरलता से कर लेंगे। 2 सवर्ण स्वर मिल करके, सवर्ण मतलब एक समान वर्ण के, समान वर्ण के, है ना, उदाहरण के माध्यम से अभी स्पष्ट हो जाएगा। 2 सवर्ण स्वर मिल करके दीर्घ हो जाते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। यदि आ इ ई उ ऊ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आएँ तो दोनों मिलकर के क्रमशः आ, ई, उ और री हो जाता है। अभी बताया गया कि जैसे यदि आ है ना, ई, उ और री के बाद, है ना, के बाद दीर्घ या ह्रस्व स्वर आए तो दोनों मिल करके, बाद मतलब यही चीज़ दोबारा फिर चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, यही दोनों मिल करके आए तो क्रमशः क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। जैसे देखेंगे अन्ना भाव, क्या करेंगे? अन्ना भाव। अगर इसको तोड़ेंगे हम तो अन्न प्लस अभाव, अन्न प्लस अभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्न प्लस अभाव। 1-2 उदाहरण देख लेंगे। तो इसमें क्या है? इसमें अगर हलंत होता तो समझिए इसमें आ नहीं था, इसमें हमारा स्वर नहीं था, है ना। लेकिन इसमें क्या है? हलंत नहीं है, इसमें हलंत नहीं है। कहने का मतलब ये जो है पूरा है, अन्न है ना, अन्न प्लस अभाव हो गया ना, अभाव हो गया तो अन्ना भाव हो गया। अन्ना भाव है तो अन्न प्लस अभाव करेंगे, इसका आ यहाँ ले लेंगे और प्लस इसका आ यहाँ ले लेंगे, बराबर क्या हो गया? बराबर दीर्घ हो गया ना, यानी कि जिसे हम बोलचाल में कहते हैं बड़ा आ, है ना, लेकिन इसे शुद्ध भाषा में दीर्घ बोला जाता है। बड़ा आ छोटा आ ऐसा नहीं होता है, दीर्घ होता है। वो तो समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि अपनी भाषा में, घर की भाषा में। तो ये दीर्घ हो गया तो इस प्रकार से हो गया, इसका पहले शब्द का अंत और दूसरे शब्द का प्रारंभ अभी हम लोगों ने देखा था, है ना। तो आ मिल करके क्या हो गया? दीर्घ हो गया और हमारा बन गया अन्ना भाव। एक में कर दिए तो अन्ना भाव बन गया। आगे इसी तरह से अगर हम देखें तो शिवालय है। क्या है? शिवालय है। तो अगर इसे हम अलग करेंगे तो शिव प्लस आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलय हो जाएगा। फिर यहाँ ये भी है, आलय है ना। ये देखिए दीर्घ आ है तो प्लस दीर्घ आ, ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ बराबर क्या बनेगा? आ ही बनेगा, दीर्घ आ ही बनेगा, है ना। इसलिए इसमें शिवालय हो गया। इसी तरह से आप समझ पा रहे होंगे, भोजनालय हो गया, भोजन प्लस आलय भोजनालय हो गया, है ना। विद्यार्थी में भी विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी हो गया और विद्यालय में विद्या प्लस आलय हो गया। देखिए आ दीर्घ प्लस दीर्घ आ मिल करके दीर्घ आ ही बनता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे हम सभी देखेंगे। महाशय, महा प्लस आशय हो गया। अब
क्षमा चाहूँगी। अब ई का देखेंगे, ई का ई मिलकर के दीर्घ ई, है ना, और ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई मिल करके भी दीर्घ ई ही बनेगी। ठीक है, चाहे ये इधर हो चाहे ये इधर हो, बराबर बराबर दीर्घ ई ही आएगी बन करके। तो इसी तरह से जैसे गिरीन्द्र हो गया, क्या हो गया, गिरीन्द्र हो गया, तो गिरि प्लस इंद्र, है ना, इसमें ई है, ये इधर ई है और इधर ई है, बराबर क्या हो गया, बड़ी हुआ कि नहीं, दीर्घ ई हुआ कि नहीं हुआ, दीर्घ ई हो गया। अब आगे हम सभी देखेंगे, जैसे गिरीश भी इसी तरह से है, गिरि प्लस ई से, महेंद्र मही प्लस इंद्र महेंद्र, इस तरह से होगा। और पृथ्वी पृथ्वी प्लस ईश पृथ्वी। हम सभी क्या पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम सभी दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। आगे हम सभी देखेंगे उ का देख लेते हैं। इसी तरह से जैसे भानु उदय है, तो भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा, भानु प्लस उदय, उदय, ये उ मिल करके क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा, क्या बनेगा, दीर्घ उ बनेगा, और मिल करके एक में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, भानुदय। आगे स्वयंभूदय इसी प्रकार से है, तो स्वयंभूदय स्वयंभू प्लस उदय, पितृण है तो पितृ प्लस ऋण। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे, री मिल करके ये इस तरह से बन गया। आगे हम सभी देखेंगे गुण स्वर संधि देखेंगे। हम सभी संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। तो जो स्वर संधि है, स्वर संधि में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेदों में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया, दीर्घ स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा देखेंगे गुण स्वर संधि। दूसरा क्या देखेंगे, गुण स्वर संधि देखेंगे। और अगर आप इसके कुछ और उदाहरण देखना चाहते हैं इसके दीर्घ स्वर संधि के, तो जैसे कुशासन हो गया, कुश प्लस आसन हो गया। अगर देखना चाहें तो कुशासन 2-4 बता देती हूँ, क्योंकि इसमें उदाहरण थोड़ा कम थे। कुशासन है ना, कुशासन तो कुश प्लस आसन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आसन, है ना। ह्रस्व और दीर्घ आ मिल करके आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुशासन हो जाएगा। और ये कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि हो गया। इसी तरह से पुस्तकालय तो देखा ही था, देवालय भी देखा था, क्या देवालय हो गया, देवालय देव प्लस आलय हो गया ना, देव प्लस आलय हो गया। ये सभी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। और जैसे अतीव हो गया, मान लीजिए ई का देख लेते हैं, अतीव हो गया तो अति प्लस यू होगा। जैसे अतीव है, ये पूछा जाता है, अतीव है ना, तो अति प्लस यू, अति प्लस यू क्या हो जाएगा, अतियु, मतलब ई मिल करके क्या हो जाएगा, दीर्घ बन गया, ई मिल करके दीर्घ बन गया। ये ई का देख लेते हैं। इसी तरह से अगर हम करना चाहें और अगर उदाहरण लेना चाहें इसका, तो प्रतीति, अगर मान लीजिए आ गया प्रतीति, देखिए प्रतीति, इसमें हम जितना उदाहरण करेंगे उतना हमारे लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा, उतना हम सभी का जो है उतनी प्रैक्टिस बनेगी, जितनी करेंगे उतना हमारे लिए ईजी होगा। तो अगर इसे हम तोड़ेंगे, तोड़ना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है अलग करना बहुत ज़रूरी है सीखना। अगर प्रतीति है तो प्रति क्या हो जाएगा, प्रति प्लस इति हो जाएगा, प्रति प्लस इति हो जाएगा, ई मिल करके क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, प्रतीत हो जाएगा। हम सभी क्या पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर गिरीश हो गया, अगर हम ले लेते हैं गिरीश, ले लेते हैं एक उदाहरण। अब पूछ लिया गया कि इसमें कौन सी संधि है ना, गिरीश में कौन सी संधि है, तो गिरि प्लस ईश क्या हो जाएगा, गिरि प्लस ईश हो जाएगा, बराबर क्या बन गया, ई मिल करके दीर्घ ई, है ना, ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिल करके दीर्घ ई, तो गिरीश हो गया, री बन गया। ठीक है, गिरीश पूरा वर्ण हमारा गिरीश हो गया। इसी तरह से है, और इसी तरह से जो है क्षितीश भी हो जाएगा, अधीश्वर भी हो जाएगा। परीक्षा, देखिए परीक्षा देख लेते हैं हम सभी, एक हम सभी देखते हैं परीक्षा। हम सभी हमेशा परीक्षा देने जाते हैं ना, है ना, परीक्षा तो हमेशा देने जाते हैं हम सभी। तो इसका देखेंगे परीक्षा, परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा, है ना, क्या हो जाएगा, परि प्लस इच्छा होगा, परि प्लस इच्छा, इस तरह से परीक्षा बराबर क्या बन गया, दीर्घ ई बन गया, है ना, परि प्लस इच्छा बराबर परीक्षा हो जाएगा।
और इसी तरह से वारिश देखेंगे, वारी प्लस ईश, वारिश, वारिश, है ना। तो वारी, वारी प्लस ईश, इस तरह से हो जाएगा, बनेगा री बन जाएगा, वारिश। तो इसी तरह से है ये। जैसे इसी तरह से अगर हम ये देखना चाहें, महेंद्र, मही प्लस इंद्र, है ना। लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा। तो इस तरह से अगर हम उदाहरण, जितना उदाहरण हम सभी को मिले उतना उदाहरण हम सभी करते जाएं, और जो उदाहरण बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी को करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक एक टॉपिक करके हम सभी प्रैक्टिस करेंगे, और उस प्रैक्टिस में कुछ PYQ क्वेश्चन रहेंगे और कुछ ऐसे उदाहरण रहेंगे, और इन सबको जब हम सभी कर लेंगे तो फिर हम सभी से कोई किसी भी प्रकार की गलती त्रुटि नहीं होगी एग्ज़ाम में। तो इसी तरह से हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, दीर्घ स्वर संधि को देखा, कुछ उदाहरण इसमें जो थे उसको मैंने बता दिया, और कुछ जो इम्पॉर्टेंट परीक्षा में आने योग्य थे उन्हें हमने जो है अलग से बता दिया सरलता के लिए। और अब हम सभी देखेंगे गुण स्वर संधि को देखेंगे। इसमें गुण स्वर संधि का जो नियम है वो कहता है कि यदि आ या आ के बाद, मतलब ह्रस्व या ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ई मतलब ह्रस्व ई या दीर्घ ई, उ और री आए तो दोनों मिलकर के क्रमशः क्या बनते हैं, ए ओ और अर बनते हैं। देखिए, यदि आ और आ के बाद ह्रस्व और दीर्घ आ के बाद ई उ और री आए तो दोनों मिल करके क्रमशः ए ओ और अर बन जाते हैं। कैसे बनते हैं उदाहरण देखेंगे। जैसे है देवेंद्र, इसी का उदाहरण लेते हैं। देवेंद्र लिखा है तो इसे अलग करेंगे तो देव प्लस इंद्र, तो देव जैसे हमने लिखा तो ये वाह हमारा कंप्लीट है ना, वह हमारा कंप्लीट है, तो इसका हम आ निकाल लेंगे, है ना। और इंद्र का ई ले लेंगे, इंद्र का ई ले लेंगे, तो आ और ई, देखिए ये का आ के बाद ई या उ आए तो ई का हम लोग देख रहे हैं, तो क्या बन गया हमारा, ए बन गया। आ और ई मिलकर के क्या बनता है, ए बन गया। ये हमारा किस संधि का उदाहरण है, गुण संधि का, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। देवेंद्र बन गया, क्या बन गया, देवेंद्र बन गया। आगे हम सभी देखेंगे, जैसे ये जा कर के यहाँ लग गया, है ना, देवेंद्र, है ना, वहाँ पे लग जाएगा जब मिलाएंगे एक में। तो इसी तरह से है, दो चार उदाहरण कर लेंगे तो समझ आ जाएगा। देवेश है, इसी तरह से देव प्लस ईश हो जाएगा, जैसे आ और ई मिलकर के क्या बन गया, ए बन गया। महाधन इंद्र, महेंद्र, है ना, महेंद्र लिखना हुआ, अधिकतर इसमें एंद्र, ए की मात्रा ऊपर रहेगी, ठीक है, ओ की मात्रा रहेगी। कुछ ऐसे ट्रिक है, अभी पढ़ लीजिए, फिर बाद में शॉर्टकट में हम सभी उसे समझ लेंगे। और इसी तरह से आ ई मिलकर के ए हो गया, महेंद्र बन गया। चंद्रोदय, अब ओ का देख लीजिए, है ना, कहा गया कि आ के बाद अगर उ आए तो आ प्लस उ बराबर क्या होता है, ओ होगा, क्या होगा, ओ होगा। तो चंद्र प्लस उदय, इसका आ हो गया और इसका उ हो गया, उदय का बराबर क्या बन गया, ओ बन गया, है ना। तो चंद्रोदय हो गया, क्या हो गया, चंद्रोदय हो गया। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ओ का एक उदाहरण और, महोत्सव, समुद्रोर्मी देख लेते हैं, समुद्र प्लस उर्मी, है ना, आ के बाद उ आया तो ओ बन गया, समुद्रोर्मी हो गया। इसी तरह से महोत्सव, महा प्लस उत्सव हो गया। गंगोर्मी भी इसी तरह से बना है ना, गंगा प्लस उर्मी। और इसके बाद देखते हैं री का देख लेते हैं। री बना है जैसे देवर्षि बना है, देवर्षि, देव प्लस ऋषि, है ना। आ के बाद क्या आया है, री आया है, तो क्या हो गया है, अर हो गया है, देवर्षि, है ना, क्या बन गया है, अर बन गया है। परिभाषा में अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, तो उसी सूत्र के अकॉर्डिंग है ये। आ प्लस री बराबर क्या बनेगा, अर बनेगा। आ के बाद अगर री आए तो अर हो जाएगा, महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या समझा, गुण स्वर संधि को समझा। किसे समझा, गुण स्वर संधि को समझा, ठीक है। और जैसे एक होता है परोपकार, होता है, क्या होता है, परोपकार भी पूछा जाता है। परोपकार शब्द है, अगर इसकी संधि पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी संधि है, परोपकार में कौन सी संधि है, तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे गुण संधि है। कैसे है, जैसे पर प्लस उपकार, हम इसे पहले अलग करेंगे, पर प्लस उपकार करेंगे, क्या करेंगे, उपकार करेंगे। तो इसका पर
रा का आ हो गया, यहाँ से आ हम निकाल लेते हैं स्वर, और इसके बाद ऊ हो गया। और बताया गया था आ के बाद जब आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो रो बन गया है ना, परोपकार हो गया। इस तरह से हम सभी देखेंगे इसमें। और कुछ अगर है जैसे जलोर्मी, समुद्रोर्मी, ये सब तो हम लोगों ने देख ही लिया है ना। जैसे राकेश, राकेश अगर आ जाए तो क्या कहेंगे, राकेश, राकेश है ना। प्रायः देख लेंगे कि अगर ए की मात्रा है, ए की मात्रा है नहीं, ए की मात्रा है और ओ की मात्रा है तो क्या बन जाएगा, ए ओ और अर है। अगर आ रहा है ए ओ अर आ रहा है तो गुण संधि हम बड़ी सरलता से पहचान लेंगे, गुण स्वर संधि का उदाहरण है ना। कुछ ही ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, बाकी जो है हम सब समझ जाते हैं कि ये है। बस केवल एक बार अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है हम सभी को। आगे हम सभी देखेंगे, अब हम देखेंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में ये एक उदाहरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है ना। एक सदा प्लस एव सदैव और एक का एक, ये बहुत पूछा जाता है। और पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। यदि आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर ए तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। इसमें ए और औ की बात कही गई है ना। आ के बाद अगर आता है तो ए आता है तो देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे एक का एक है, क्या है, हम लिख लेते हैं एक का एक है जैसे, तो इसे हम अगर अलग करेंगे तो एक प्लस एक करेंगे, एक प्लस क्या हो गया, एक हो गया है ना। तो इसका आ हो गया और प्लस ए आ गया कि नहीं, आ और ए आ गया है ना। का में आ छिपा हुआ है ना स्वर हमारा, तो वही हम निकालते हैं यहाँ, है ना। तो इस तरह से करेंगे तो ये का जो है इसमें हलंत लग जाएगा, आधा हो जाएगा निकालने के बाद। आ इधर चला गया, आ और ए दोनों मिलकर के क्या बन गया, ऐ बन गया ना, ऐ। तो ऐ ए कै का के ऊपर ऐ की मात्रा जुड़ गई, एक एक हो गया जब हम एक में मिलाएंगे तो, है ना। इसी तरह से है। और नवैश्वर्य, नव प्लस ऐश्वर्य, ऐसे सदा प्लस एव, इसका आ हो गया, दीर्घ आ हो गया, ये ए हो गया, बराबर क्या बन गया, ऐ बन गया। तो सदैव बन गया। ये सदैव बहुत पूछा जाता है, ये किस प्रकार से संधि होगी, कहाँ क्या कैसे होगी, ये 2-3 बार आप देख लीजिए इसे। कभी कभी हूबहू ऐसे मिल जाता है तो आसानी होती है अगर हम अच्छे से पढ़े होते हैं तो। महेश्वरी का होगा महा प्लस ऐश्वर्य, है ना। इसमें भी देखिए परम ओजस्वी, है ना। इसमें ऐ और औ प्रायः देखा जाता है कि जिसमें ऐसी ऐ और औ की मात्रा होती है वहाँ पर गुण संधि होती है, आप लगा सकते हैं, प्रायः ऐसे ही देखा जाता है। और परम ओजस्वी का होगा परम प्लस ओजस्वी, इसे अलग करेंगे तो, और इससे नीचे आ ले लेंगे और ऊपर ओ ले लेंगे बराबर क्या बन गया, औ बन जाता है ना। ओ लेंगे तो औ बनेगा। आगे देखेंगे परम औषध, देखिए इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें ऐ है, ऐ और औ की बात इसमें हो रही है ना। तो महा प्लस ओजस्वी, है ना, महोजस्वी, महौषध है, महा प्लस औषध महौषध। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, वृद्धि स्वर संधि को देखा। अब तक हम लोगों ने जो है, अब यण स्वर संधि को भी देख लेते हैं, यण स्वर संधि भी पढ़ लेते हैं। यण स्वर संधि, यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या उ का व री का रा हो जाता है। यद्यपि ये बहुत पूछा जाता है, कौन सा है, यण स्वर संधि है। और इसमें देखेंगे हम सभी तो बीच में आधे अक्षर और या जरूर होता है बीच में, है ना। तो जैसे यद्यपि देखेंगे, यदि प्लस आपी हो जाएगा। ई के बाद बताया गया है कि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई ई या उ या वा और आए तो ई का या होगा, उ का वा होगा और री का रा हो जाता है। इस तरह से होता है। तो हम देखेंगे अत्यावश्यक, अत्यावश्यक बीच में आधा अक्षर और या रहेगा या आधा अक्षर वा रहेगा, है ना। इस तरह से इसकी कुछ ट्रिक है पहचानने की। और यद्यपि यदि प्लस अपि हो जाएगा, ई के बाद आया है ना। और अत्यधिक अत्यावश्यक का अगर हम करेंगे तो अति प्लस आवश्यक होगा, अत्युत्तम का करेंगे तो अति प्लस उत्तम होगा। ई और उ मिला करके उ बना है।
और अत्युष्म का होगा अति प्लस ऊष्म। अन्वय का अगर हम अलग करेंगे तो अनु प्लस अय होगा। उ के बाद आ आएगा तो क्या बताया गया है, उ के बाद उ का क्या होगा, वाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ है वाह। आगे हम सभी इसी तरह से देखेंगे। मध्वालय का मधु प्लस आलय हो जाएगा। गुरोदन का गुरु प्लस ओदन हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे हम सभी, यण स्वर संधि हो गया। अब अयादि स्वर संधि को पढ़ लेते हैं। इसके 2 उदाहरण हैं। अयादि स्वर संधि को पढ़ करके आज ये क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे हम सभी। गुरुओदार्य का गुरु प्लस औदार्य होगा। पित्रादेश पितृ प्लस आदेश होगा। री के बाद आया है इसमें। अयादि स्वर संधि ये 5वां स्वर संधि है। स्वर संधि का 5वां है और 5 भेद थे, है ना। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। एचो ऐ वायावह। संस्कृत में अगर पढ़ेंगे तो उसका ये सूत्र है इसका। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं नयन, है ना, नयन देखते हैं तो ने प्लस अन क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। चयन का देखते हैं चे प्लस अन, शयन का से प्लस अन। और देखिए गायक का नायक का नय प्लस अक हो जाएगा और गायक का गय प्लस अक हो जाएगा। पावन का पौ प्लस अन हो जाएगा। श्रावण का श्रव प्लस अन हो जाएगा। इसी तरह से ये होता है। और अब हम सभी देखेंगे हम सभी ने क्या देखा, हम सभी ने देखा संधि क्या है। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम सब संधि कहते हैं। मतलब 2 वर्णों से होने वाले विकार को हम सभी क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जो 2 वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और अलग होने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं, है ना। विच्छेद शब्द ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम लोगों ने देखा संधि के भेद को देखा। क्या देखा, संधि के भेद को देखा। आज की क्लास में जो देखा हम लोगों ने वो देख रहे हैं, संधि के भेद को देखा। तो संधि के 3 भेदों को हम लोगों ने देखा। कितने भेद देखा, 3 भेद को देखा। 3 भेदों में हम लोगों ने स्वर संधि को देखा पहला, और दूसरा देखा व्यंजन संधि देखा हम लोगों ने, और तीसरा हमारा था विसर्ग संधि था, विसर्ग संधि, है ना। तो हम लोगों ने स्वर संधि को देखा कि इसके 5 भेद हैं। स्वर संधि के हम लोगों ने देखा कि 5 भेद हैं, जिसमें पहला है दीर्घ हो गया, दूसरा हो गया गुण हो गया, तीसरा हो गया वृद्धि हो गया, है ना, और चौथा यण हो गया, और 5वां अयादि हो गया। और अब अयादि, और इन सब को हम लोगों ने क्या कर लिया, इस क्लास में कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास इतनी है। फिर अगर हम अगली क्लास पे आएंगे हम सभी तो व्यंजन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, व्यंजन संधि को पढ़ेंगे, जो दूसरी संधि का भेद है। स्वर संधि को आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी, जो भी प्रतियोगी हमारे भाई बहन जो भी देख रहे हैं, वो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। परिभाषा को अच्छे से समझें और उसके बाद जो है प्रैक्टिस करें। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं सजेस्ट करूँगी परिभाषा को समझिए, और जितने भी उदाहरण हैं इन्हें 2-3 बार अच्छे से समझ लीजिए। और जो PYQ हैं उन्हें आप देखिए, पूरा उसी में आपका सब मिल जाएगा, आप पेपर में अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सभी आज की क्लास यही करते हैं। ये व्याकरण की क्लास है। ये क्लास आप सभी को प्रतिदिन मिलती रहेगी। और हिंदी साहित्य से संबंधित अगर कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, कोई प्रैक्टिस वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, तो आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और इसकी भी क्लास जाती है, हमेशा प्रतिदिन होती है। हिंदी साहित्य से भी प्रश्न बनते हैं, है ना। साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं वो भी इस चैनल पे कराए जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं TGT PGT एग्ज़ाम के, वो सब भी कराए जाते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और इसके साथ साथ समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी, मेन लक्ष्य तो वही है, RO ARO, है ना। RO ARO में जो भी हिंदी, सामान्य हिंदी से जो भी टॉपिक लगे हुए हैं, 6 टॉपिक लगे हुए हैं, और उन 6 टॉपिक को भी इस चैनल के माध्यम से उन सभी 6 टॉपिक की तैयारी गहनतापूर्वक कराई जाती है। जो प्रश्न
जिनसे प्रश्न बनने की संभावना है, परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना है, उम्मीद है, वो सभी हम सभी पढ़ते हैं, इस चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं। तो आप चाहें तो उस तैयारी में भी आप जो है जुड़ सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं क्लास को भी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, यूजफुल हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।